हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में हिंदी साहित्य, इसके अंतर्गत हिंदी गद्य वाले सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कहानी और उपन्यास में अंतर। जी हाँ दोस्तों, कहानी और उपन्यास में अंतर और कहानी के विकास को हम इससे पहले वाले सेशन में हमने अच्छे से डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 8 में। आज बात करेंगे कहानी और उपन्यास में अंतर, और इसी के साथ में जो है दोस्तों कुछ बिंदुओं के माध्यम से बेसिकली ना इन दोनों के अंतर को हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना सेशन, और उससे पहले आगे बढ़े उससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं वो जान ले बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय, सभी सब्जेक्ट जो कि आपका भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये सब प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको बीए के सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे और डिटेल क्लासेस के साथ ही मिलेंगे, है ना। कंप्लीट डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगा और साथ में नोट्स भी आपको इजीली उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सेकेंड यूनिट हमारी स्टार्ट हो चुकी है हिंदी गद्य के अंतर्गत, और सेकेंड यूनिट का नाम है हिंदी कहानी। क्या नाम है दोस्तों? हिंदी कहानी, जिसमें हमें स्वरूप और विकास पर चर्चा करनी है। तो इसके अंतर्गत हमारा एक सेशन स्वरूप, हिंदी कहानी के स्वरूप और विकास वाला जो है लेक्चर नंबर 8 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत कहानी और उपन्यास के बीच में अंतर की, जो कि लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमें जो है विभिन्न प्रकार की कहानियों पर डिस्कस करना है, ठीक है ना। ये 4 कहानियां जो यहां पर दी गई है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा पंच परमेश्वर पुरस्कार और वापसी वाली जो कहानियां हैं, इन पर डिस्कस करना है सेकेंड यूनिट के अंतर्गत। क्लियर है? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन बिना समय गवाए। चैप्टर का सारांश ब्लैंक रहेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न मात्र एक ही प्रश्न होगा, है ना। इसके अंतर्गत प्रश्न की अगर हम बात करें, इस पाठ से संबंधित प्रश्न की, तो एक ही प्रश्न होगा। प्रश्न का नाम होगा कहानी, इसका प्रश्न होगा कहानी और उपन्यास में प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। बस ये एक प्रश्न होगा, ठीक है ना। लेकिन चूंकि दोस्तों ये इस वाले प्रश्न को आप अपनी किताब से, पुस्तक से भी क्लियर कर सकते थे, लेकिन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, और आप लोगों को मैंने देखा है, कई स्टूडेंट से मेरी बात भी हुई, चर्चा हुई इस पर, तो इसको अधिकतर स्टूडेंट रट लेते हैं, है ना। इसका वास्तविक रीजन नहीं पता होता, बस रट लेते हैं, समझते नहीं है उसे, जबकि हिंदी में रटने जैसा कुछ होता नहीं है। और इसी कारण से छोटा सा सेशन होगा ये वाला, आप इसको रटिए मत, समझिए इसको। अगर आप इसको एनालाइज कर लेंगे ना, तो कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं यहाँ पर अगर आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूं ना, तो 10 पॉइंट अगर आप समझ लेते हैं ना, तो 10 पॉइंट आप एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं। समझा हुआ कभी आप भूलेंगे नहीं। इसी कारण से इस सेशन पर मैं एक लेक्चर लेकर के आया हूं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कुछ ज्यादा इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी, बस मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसको ही एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा, ताकि आपके डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, पूरी तरह खत्म हो जाए, है ना। तो कहानी और उपन्यास की दोस्तों अगर हम बात करें, कहानी और उपन्यास की, तो आप भली भांति जानते हैं कि कहानी अगर आकार की बात करें, तो कहानी का आकार उपन्यास से छोटा होता है, उपन्यास से छोटा होता है। और बेसिकली आज की हमारी जो एक धारणा है, आज के मानवों की, अर्थात कि जो पाठक होते हैं, चाहे वो कहानी को पढ़े या उपन्यास को पढ़ने वाला हो, प्रत्येक को हम पाठक ही कहेंगे। तो पाठकों की आजकल जो रुचि है ना, वो एक शॉर्ट की तरफ बढ़ रही है। शॉर्ट मतलब कि जो जितना ज्यादा संक्षिप्त होगा, उसकी तरफ ज्यादा लोगों की प्रवृत्ति रहती है, या वो कहें कि उनका ज्यादा रुचि उसकी ओर रहती है। अब दोनों की बात करें, कहानी उपन्यास की, तो कहानी का आकार छोटा है, कम समय में कम पढ़ करके और अत्यधिक अधिकतम अर्थ को जाना जा सकता है कहानी के माध्यम से। लेकिन जब हम बात करते हैं उपन्यास की, तो उपन्यास का आकार कुछ निश्चित नहीं है।
हाँ, ये निश्चित है कि कहानी से बड़ा ही होगा, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं है। वो हो सकता है कि 100 पृष्ठों की कहानी हो, या हो सकता है कि वो 1000 पृष्ठों की कहानी हो। उसका आकार कभी भी निश्चित नहीं होता है उपन्यास का। इसीलिए लोग उपन्यास की अपेक्षा कहानी को ज्यादा पसंद करते हैं। जो पढ़ने वाले पाठक होते हैं वो उपन्यास की अपेक्षा कहानी को ज्यादा पसंद करते हैं। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ये कहानी और उपन्यास दोनों जो है गद्य साहित्य पर व्यापक प्रभाव डालते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि कहानी और उपन्यास दोनों ही गद्य साहित्य की विशेष विधा मानी जाती है, विशेष विधा है। जितना महत्व कहानी का है गद्य साहित्य में, उतना ही महत्व यहां पर उपन्यास का भी है। उपन्यास की अपेक्षा कहानी अधिक लोकप्रिय होती है। और क्यों लोकप्रिय होती है इसका रीजन मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि कहानी आकार में उपन्यास से छोटी होती है, तो कम समय देकर के अधिकतम अर्थ के साथ में कहानी को प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं उपन्यास का आकार अत्यधिक बड़ा होने से वह पाठक का अधिक समय लेता है। इसलिए ज्यादा लोकप्रिय कौन होगा दोस्तों? कहानी होती है। क्लियर है? उपन्यास के मूल तत्वों में अगर हम देखें, कहानी और उपन्यास के जो मूल तत्व होते हैं, मूल तत्व क्या होगा यार? देखिए, कहानी का उद्देश्य भी होता है किसी न किसी और की ओर संकेत करना, कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान करना। उपन्यास की तरफ उपन्यास का मूल तत्व भी वही होता है कि समाज को कुछ सिखाना, कुछ शिक्षा प्रदान करना, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि कहानी हो या उपन्यास, दोनों के मूल तत्वों में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जब बात करें शिल्प विधा की या रूप रचना की, अर्थात कि सामान्य शब्दों में अगर हम इसके आकार की बात करें, इसके रूप की बात करें, तो दोनों में ही पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। कहानी और उपन्यास के बीच में तात्विक अंतर स्पष्ट होता है। किससे होता है? शिल्प विधा और रूप रचना से। तात्विक, है ना। मूल तत्वों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो सामान्य तत्व हैं, उन सामान्य तत्वों में इन दोनों में काफी अंतर देखने को मिलता है। और उसी अंतर को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने वाले हैं। ध्यान से सुनते चलिएगा। कुछ भी दोस्तों, फिलहाल आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको कंटेंट ही अब उस प्रकार से प्रोवाइड कर रहा हूं जितना आप नोट्स में भी उल्लेखित नहीं करेंगे, उससे ज्यादा कंटेंट मैं दे रहा हूं। लेकिन जब रिवीजन करने बैठेंगे ना, तो बहुत कम समय आपका ये लेगा। कंटेंट बेहतरीन है और पर्याप्त है आप लोगों के लिए, इसलिए नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस लास्ट में डिस्क्रिप्शन में जाकर के, लेक्चर खत्म हो उसके पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर के, और वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और प्रत्येक लेक्चर की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करता हूं, डाउनलोड करके अपने पास रखिए, और उसको जो है आप रिविजन लगा करके अपने टॉपिक को पूरी तरह क्लियर कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले अंतर की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत दोस्तों आता है भाव। भाव की बात कहें कि भाव की दृष्टि से देखें तो कहानी और उपन्यास के धरातल और भाव क्षेत्र में काफी अंतर देखने को मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि कहानी और उपन्यास दोनों में भाव की दृष्टि से काफी अंतर देखने को मिला है। कहानी के क्षेत्र में विस्तार की अपेक्षा सूक्ष्मता होती है। कहानी के क्षेत्र में विस्तार की अपेक्षा क्या होती है दोस्तों? सूक्ष्मता होती है। सूक्ष्मता मतलब ये कि कहानी ज्यादा विस्तार नहीं लेती है, बल्कि वो सूक्ष्म होती है। अगर हम तुलना करें उपन्यास से, तो कहानी में संपूर्ण जीवन के किसी एक अंश मात्र का चित्रण होता है। किसका? पूरी कहानी में एक अंश मात्र का चित्रण होता है। ध्यान से सुनिएगा इसको। जब कोई कहानी आप पढ़ रहे होते हैं तो कहानी संपूर्ण जीवन पर लिखित नहीं होती है, बल्कि उस संपूर्ण जीवन के किसी एक क्षेत्र को उठाया जाता है कहानी के अंतर्गत। लेकिन उपन्यास ए से लेकर जेड तक की पूरी कहानी आपके सामने रख देता है। इसीलिए कहा गया है कि उपन्यास का आकार 100 पृष्ठों से 1000 पृष्ठों तक हो सकता है, अर्थात कि इसके आकार की कोई सीमा नहीं है, इसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है। आई बात समझ? तो भाव की दृष्टि से दोनों में ही काफी अंतर देखने को मिलता है। कहानी की बात करें तो उसमें सूक्ष्मता होती है, जबकि उपन्यास अपना एक विशाल रूप धारण किए हुए है, अर्थात कि विस्तार पूर्वक कहानी का, या कहें कि उस अंश का या पूरे जीवन का चित्रण करता है। उपन्यास
पूरे विस्तार से जीवन के प्रत्येक पहलू का चित्रण करता है, इसलिए उपन्यास को कहानी की अपेक्षा विस्तार दिया जाता है या दिया गया माना जाता है। क्लियर? तो एक अंतर तो भाव की दृष्टि से यह हुआ। दूसरे अंतर की बात करें तो इसमें रस को भी शामिल कर लेते हैं। तो भाव और रसों की दृष्टि से, भाव और रस की दृष्टि से भी दोनों में काफी अंतर देखने को मिला है। जब हम बात करते हैं उपन्यास की, तो उपन्यास में भाव और रसों की निष्पत्ति कई रूपों में हो सकती है। अर्थात ये कि उपन्यास में भाव और रस कई अलग अलग रूपों में देखने को मिल सकते हैं, जबकि संवेदना की तीव्रता के लिए कहानी में रस और भाव की अनुमति अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है कि उपन्यास में भाव और रस अलग अलग रूपों में देखने को मिलेंगे, आवश्यकता के अनुसार देखने को मिलेंगे। जहां आवश्यकता होगी वहां पर भाव और रसों की उपलब्धता होगी, अन्यथा नहीं होगी। लेकिन कहानी की बात करें तो कहानी में चूंकि संवेदना डाली जाती है ताकि पाठक रुचि के साथ उसको पढ़े और उसमें डूब जाए, तो उसमें संवेदना होती है और उस संवेदना में तीव्रता लाने के लिए रस और भाव का डाला जाना अनिवार्य हो जाता है। याद रखिएगा, तो कहानी के लिए रस और भाव की उपलब्धता अनिवार्य होती है, वहीं उपन्यास के लिए ऐसी अनिवार्यता का कोई स्थान नहीं होता है। क्लियर हो पा रहा है? तीसरे अंतर की बात करें तो इनकी रचना और उसके विकास, रचना और विकास के मामले में भी कहानी और उपन्यास में अंतर देखने को मिलेगा। उपन्यास की रचना की बात करें या उपन्यास के विकास की बात करें तो इसमें कई संवेदनाएं, कई घटनाएं और कई क्रियाकलाप जुटाए जा सकते हैं। अर्थात ये कि उपन्यास की रचना में या उपन्यास के विकास में कई संवेदनाएं शामिल होती है, कई घटनाएं शामिल होती है, कई प्रकार के क्रियाकलाप शामिल होते हैं, परंतु कहानी के विकास में अपेक्षा किसके? उपन्यास की एक छोटी सी संवेदना या छोटी सी घटना या छोटे से बहुत कम क्रियाकलाप उपलब्ध होते हैं। ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूं, उपन्यास की उत्पत्ति में, रचना में या विकास में संवेदना, घटना और क्रियाकलाप अत्यधिक मात्रा में इनकी उपलब्धता की आवश्यकता होती है। वहीं कहानी के विकास में संवेदना, घटना और क्रियाकलाप है ना, क्रियाकलाप जो है उपलब्धता तो आवश्यक होती है, परंतु छोटी सी मात्रा में, कम मात्रा में, है ना। तीसरा अंतर आपका ये हो जाता है। चौथे अंतर की बात करें तो चौथा अंतर है इसका चरित्र चित्रण। क्या? चरित्र चित्रण। किसका चरित्र चित्रण भाई? तो चरित्र चित्रण किसका? पात्र का। कहानी में भी एक पात्र होता है, उपन्यास में भी पात्र होते हैं, है ना। कहानी में भी पात्र होते हैं और उपन्यास में भी पात्र होते हैं। तो इन पात्रों के चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी देखा जाए तो दोनों में काफी अंतर देखने को मिलता है। कैसे? जरा देखिए, उपन्यास की अगर हम बात करें तो उपन्यास में उपन्यासकार अनेक पात्रों की सृष्टि करने में समर्थ होता है। ऐसा क्यों कहा गया है? जरा ध्यान से सुनना, समझ जाओगे आप। उपन्यास में एक उपन्यासकार कई प्रकार के पात्र ला सकता है, कई प्रकार के पात्रों की सृष्टि कर सकता है। क्यों? क्योंकि उपन्यास में उसकी कोई सीमा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उपन्यास का आकार काफी विशाल होता है, बड़ा होता है। जैसा कि हमने पहली स्लाइड में देखा था कि उपन्यास का आकार 100 पेज से लेकर के 1000 पेजों तक का हो सकता है ना। एक उपन्यास की किताब जो है एक इतनी सी मोटी, इतनी सी, एक पतली सी भी हो सकती है और कहीं ना कहीं रामायण महाभारत जैसे विशाल धर्म ग्रंथों जैसी मोटी भी हो सकती है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए कहानी लंबी होती है, उपन्यासकार के पास में पर्याप्त समय होता है, इसीलिए वो कई प्रकार के पात्रों की सृष्टि कर सकता है, करने में समर्थ होता है, जबकि कहानीकार ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कहानीकार की एक लिमिट होती है, उसको इतना वक्त नहीं मिलता जितना कि उपन्यासकार को मिलता है। उपन्यासकार पात्रों में चरित्रों का विश्लेषण करके चरित्रों की सूक्ष्म अंतर्भावनाओं को भी व्यक्त कर सकता है। भाई उसके पास समय है, उपन्यासकार के पास में समय है, पर्याप्त समय, तो वो एक एक प्रत्येक पहलू का अध्ययन कर सकता है और प्रत्येक पहलू को व्यक्त कर सकता है, दिखा सकता है अपने उपन्यास में।
है ना, उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है, इसलिए ये सब कर पाता है। लेकिन कहानीकार जो होता है ये मानव चरित्र के भाव विशेष या किसी एक पहलू मात्र की ही व्याख्या कर पाता है। फिर से उपन्यासकार के पास में पर्याप्त समय होने के कारण वह कई प्रकार के पात्रों की सृष्टि करने में समर्थ होता है। वह पात्रों का चरित्र चित्रण करके या उनका विश्लेषण करके उनकी अंतर भावनाओं को भी अपने उपन्यास में व्यक्त कर सकता है। लेकिन कहानीकार ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में पर्याप्त समय नहीं होता है, पर्याप्त अवसर नहीं होता है। इसलिए कहानीकार मात्र मानव के कोई एक भाव विशेष पर चर्चा कर सकता है या फिर किसी एक पहलू मात्र की व्याख्या कर सकता है। संपूर्ण जीवन की व्याख्या कहानीकार कहानी में नहीं कर सकता, जैसे कि उपन्यास में उपन्यासकार कर सकता है। क्लियर हुआ? आगे बात करें तो वातावरण चित्रण के लिए उपन्यास सुविधापूर्ण होता है। क्या कहा जा रहा है? वातावरण चित्रण के लिए। जी हां, अगर वातावरण का भी चित्रण करना है, अर्थात कि पर्यावरण का, सृष्टि का, पृथ्वी का चित्रण भी करना है, बताना है, तो एक कहानी में संभव नहीं है ना, क्योंकि कहानी छोटी होती है। एक छोटी सी कहानी में मानव के बारे में भी बता देना और उसके वातावरण के बारे में भी बता देना तो संभव नहीं है। कहानी उपन्यास बन जाएगी अपने आप ही, अगर इतनी लंबी कहानी होगी तो। इसलिए कहानी में यह संभव नहीं है, लेकिन उपन्यास में यह संभव है। और वातावरण चित्रण के बारे में जानने के लिए जो है उपन्यास सुविधापूर्ण होता है। उपन्यासकार वातावरण का पर्याप्त वर्णन कर सकता है ना, उपन्यासकार वातावरण का पर्याप्त वर्णन कर सकता है, जबकि कहानीकार लंबे वर्णन उपस्थित नहीं कर सकता, क्योंकि छोटी सी कहानी होती है उसके पास में, इसलिए छोटे छोटे वर्णन उसको करने होते हैं। नेक्स्ट है उद्देश्य की दृष्टि से भी दोनों में काफी अंतर देखने को मिला है। कैसे भैया? तो देखिए वो ऐसे कि उपन्यास जो है मानव जीवन की गंभीर व्याख्या करना चाहता है या करता है। सीधी बात है, उपन्यास मानव जीवन की गंभीर व्याख्या करता है और गंभीर व्याख्या करने के लिए आवश्यक है कि मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को टच किया गया हो, स्पर्श किया गया हो। और जब उपन्यास ही एकमात्र ऐसी विधा होती है दोस्तों जो मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है मैं बता चुका हूं। उसके पास, उपन्यासकार के पास में पर्याप्त अवसर होता है, पर्याप्त समय होता है और उपन्यास का आकार बड़ा होता है। इसलिए वह, अर्थात कि उपन्यासकार मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पर्श कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि मानव जीवन की गंभीर व्याख्या उपन्यास में की जाती है, जबकि कहानीकार का लक्ष्य जो होता है ना, जीवन के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना होता है। जीवन का सिर्फ दृष्टिकोण को, जीवन को नहीं बल्कि जीवन के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना होता है, ताकि कम समय में कम शब्दों के साथ में उसको प्रस्तुत किया जा सके। कहानी का उद्देश्य समझने के लिए विचार पूर्वक समझना पड़ता है। कहानी का उद्देश्य अगर आपको समझना है तो उसके लिए एक विचार पूर्वक समझना पड़ेगा, अर्थात ये कि कहानी को आसानी से नहीं समझा जा सकता। कहानी को समझना चाहते हैं तो पहले आपको उससे अच्छे से पढ़ना होगा, उसको बेहतर तरीके से समझना होगा, है ना। लेकिन उपन्यास में ऐसी कोई जटिलता नहीं होती है। उपन्यास एक, जैसे आप मूवी देखते हैं ना, हिंदी मूवी देखते हैं आप लोग, और मूवी में हर एक पहलू आपको आसानी से समझ आ जाता है। तो वो मूवी क्या होती है? ये उपन्यास पर ही तो आधारित होती है। आपको उसका जो प्रत्येक पक्ष होता है वो सब समझ आता है। लेकिन कहानी को कुछ आप जो है कुछ ऐसी ये समझ लीजिए कि कहानी एक ऐसी विधा होती है हमारे गद्य की, जिसको समझने के लिए, है ना, हमें थोड़ा सा मानसिक दबाव लगता है या मानसिक थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है उसके साथ में, या थोड़ी समझ आवश्यक होती है। तब कहीं जाकर के हम कहानी के सार पर पहुंच पाते हैं, कहानी को समझ पाते हैं उचित रूप से, है ना। जबकि उपन्यास के लिए ये सब आवश्यक नहीं है। उपन्यास को सहजता के साथ ही समझा जा सकता है, उसका उद्देश्य स्पष्ट रहता है। वहीं आगे बात करते हैं उपन्यास और कहानी में शैली की विभिन्नता पर। शैली की विभिन्नता पर, है ना। शैली मतलब कि उसकी किस प्रकार की बनावट रही है। तो कहानी की शैली अपने लक्ष्य की ओर प्रभावित होती है। ध्यान दीजिएगा, कहानी की जो शैली होती है वो अपने लक्ष्य की ओर प्रभावित होती है, लक्ष्य की ओर प्रभावित होती है। बिल्कुल मैच से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कहानी को बात करें तो T20 मान लीजिए, है ना, और उपन्यास की बात करें तो बिल्कुल वनडे मान सकते हैं आप लोग, है ना। तो लक्ष्य, कहानी जो होती, कहानी का जो लक्ष्य होता है ना, या कहानी की जो शैली होती है वो क्या होती है दोस्तों? कि कहानी में समय कम होता है, छोटी सी कहानी होती है, इस कारण से उसे
सीधे ही जो है लक्ष्य की ओर प्रवाहित किया जाता है, लक्ष्य की ओर प्रवाहित किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कहानी की जो शैली होती है वो प्रभावशील होती है, गतिशीलता उसमें होती है। क्या होती है? गतिशीलता होती है। लेकिन उपन्यास की शैली में वर्णनात्मकता अनिवार्य होती है। वर्णनात्मकता अर्थात ये कि प्रत्येक पहलू का वर्णन पूरे विस्तार से किया जाए। इसलिए उपन्यास में वर्णन, है ना, प्रत्येक पहलू का वर्णन आवश्यक होता है, अनिवार्य रूप से पाया जाता है। आज के युग में पाठक कम से कम समय में अधिक से अधिक आनंद व मनोरंजन चाहता है। उपन्यास इस दृष्टि में कहानी से काफी पीछे है। जबकि अगर प्रत्येक पहलू का अगर ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो उपन्यास आवश्यक है पढ़ने के लिए। लेकिन पाठक को आजकल ये पसंद नहीं आता, जैसे कि YouTube पर हमारी क्लासेस लोगों को पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारे छोटे छोटे से टॉपिक भी जो है एक एक घंटे की क्लास में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम उपन्यास की तरह प्रत्येक पहलू को, टॉपिक के प्रत्येक पहलू को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते, ताकि बच्चों से कुछ भी छूटे नहीं। स्टूडेंट प्रत्येक बात के बारे में सोचते हुए चले, समझते हुए चले, विस्तार से पढ़े। भाई शिक्षा है, विस्तार से पढ़ना भी चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट क्या है कि लेक्चर का टाइम देख करके आधा घंटे का या 40-45 मिनट का लेक्चर है, इसकी अपेक्षा यूट्यूब पर 55-10 मिनट के लेक्चर भी मिल जाते हैं, तो फट से उसको क्लिक करना ज्यादा पसंद करते हैं। रीजन यही कहानी जरा सी, है ना, क्योंकि पाठक को कम से कम समय में अधिक से अधिक आनंद चाहिए, अधिक से अधिक सीखना चाहिए, अधिक से अधिक ज्ञान चाहिए कम से कम समय में, जबकि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। और इसी कारण से आज वर्तमान की बात करें तो कहानी को लोग ज्यादा पसंद करते हैं बजाय उपन्यास के। आई बात समझ? लेकिन वास्तविक ज्ञान आप कहानी से प्राप्त नहीं कर सकते, वास्तविक ज्ञान आपको उपन्यास से ही प्राप्त होगा। वास्तविक कहानी के जो तत्व होते हैं, जो मूल ज्ञान होता है ना, वो उपन्यास से ही प्राप्त हो सकता है। कहानी में आपको सिर्फ उसके लक्ष्य की ओर तीव्रता के साथ प्रवाहित किया जाता है कहानी में, है ना। और उस लक्ष्य में अब क्या होता है कि कहानी में उस लक्ष्य को गतिशीलता होती है, तो आपको कहानी के इर्द गिर्द घुमाया जरूर जाएगा, कहानी में आपके लक्ष्य की ओर इर्द गिर्द घुमाया जरूर जाएगा, लेकिन उसमें आपके विचार ज्यादा महत्व रखते हैं फिर कहानी के अंदर, कि आप उन पहलुओं को किस प्रकार से स्पष्ट करना चाहते हैं। लेकिन उपन्यास में आपको अपने विचार रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उपन्यास में प्रत्येक पक्ष का पूरे विस्तार से वर्णन किया जाता है। आई बात समझ? तो ये था दोस्तों 7 बिंदुओं के माध्यम से दोनों में डिफरेंस, अर्थात कि दोनों में अंतर, कहानी में और उपन्यास में। ये 7 बिंदु पर्याप्त है। 7 बिंदुओं में से अगर आप 5 बिंदु भी अगर आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर पाते हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन रिवीजन 7 ही बिंदुओं का आपको सटीकता के साथ में करना चाहिए। क्लियर है? आइए दोस्तों, तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट सेशन हमारा क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट सेशन अर्थात कि लेक्चर नंबर 10 में हम कहानियों पर डिस्कस करेंगे। प्रारंभ में भी बता चुका था मैं आप लोगों को, कहानियों में होगा पहली कहानी उसने कहा था, और ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब के द्वारा लिखित। तो इसको दोस्तों हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। कोशिश कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब चल रहे थे दोस्तों, इस कारण से बीच में क्लासेस थोड़ी छूटी हुई थी, रुकी हुई थी, होल्ड की गई थी। कोशिश कर रहा हूं कि वापस से क्लासेस कंटिन्यू कर दूं, और शुरुआत आज से ही मैं कर रहा हूं, डोंट वरी, पूरा प्रयास में कर रहा हूं ताकि आप लोगों का जो है नुकसान ना हो और एग्जाम से पहले सब्जेक्ट को कंप्लीट करवा दिया जाए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में। और क्लासेस हाँ अब जो है आज नाइट में 9 बजे भी प्रयास है मेरा कि मैं लेकर के आऊं, है ना। तो आप लोग एक बार 9 बजे नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उनको भी बताते चलता हूं मैं कि आप लोग व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल कंप्लीट मिल जाता है। क्लियर है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ इजीली मिल जाएगा, सबकी लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, और जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां सब कुछ डिटेल दी गई आप लोगों के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।